Hello friends, today we are discussing the new concept of chapter 1 electric charges and field, and the new concept is what? Dipole in a uniform external field. ठीक है? So first we draw a dipole here. The dipole, it is having two charges plus q and the second one is minus q. Is this? It is the direction of electric dipole. What is the direction of electric dipole? The direction is always minus q to plus q, which is given by P. This dipole is putting in uniform external field. इस डायपोल को हम कहां पे पुट कर रहे हैं? यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड में। क्लियर? मान लो ये जो मेरी फिंगर्स है वो यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड है, उसमें ऐसे मैंने डायपोल को रखा है, ठीक है, या तो ऐसे मैंने डायपोल को रखा है उसमें। अभी उसका बिहेवियर कैसा है वो इस थ्योरी में हमें इसका एनालिसिस हमें करना है। क्लियर? तो एक्सटर्नल यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड है सारे जगह पे, यहाँ पे भी सब जगह पे यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड है। तो ये जो मिड पॉइंट होगा इसके साथ यहां पे एक एंगल फॉर्म होगा थीटा, ठीक है, और ये जो दोनों उसमें पोलैरिटीज है, ये दो जो पोल्स है वहां पे फोर्स अप्लाई होगा। तो फोर्स कैसे है? तो यहाँ पे आपके नॉलेज के लिए बता देता हूं कि एक्सटर्नल फील्ड उसका फॉर्मूला हमने ऐसे डिराइव किया था F/Q E = F/Q। F = क्या होगा? QE लिख सकते हैं कि नहीं? तो यहाँ पे प्लस Q है तो कौन सा बड़ा फोर्स होगा? QE जितना फोर्स होगा। यहाँ पे माइनस Q है तो इस साइड पे कौन सा फोर्स होगा? माइनस QE जितना फोर्स होगा। आया समझ में कि नहीं? यहाँ पे सारे जगह पे क्या है? यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड तो है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। यहाँ सारे पे यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड है, उस पे हमने डायपोल रखा है। क्लियर? इलेक्ट्रिक डायपोल इज adjust in the uniform external field E. Force on plus Q is QE, and the second force on minus Q is माइनस QE। तो मेरे को कोई ऐसा बता सकता है कि अगर इस सिस्टम को पूरी एक सिस्टम मान लो, ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में बिठा रखा है, तो इसको एक पूरा सिस्टम अज्यूम कर ले, तो इस सिस्टम में टोटल फोर्स कितना होगा? तो 0। बाय 0 बिकॉज़ यहाँ पे कौन सा फोर्स है? प्लस QE है, यहाँ पे कौन सा फोर्स है? माइनस QE है, तो ओवरऑल फोर्स क्या हो गया? 0। आ रहा है कि नहीं समझ में? तो पूरी सिस्टम का फोर्स डायपोल पे कितना अप्लाई हो रहा है? 0 फोर्स अप्लाई हो रहा है। क्लियर? तो एमसीक्यू भी इसमें से पूछा जा सकता है। क्लियर? ये ध्यान रखना। चलो, तो यहाँ पे जैसे आप यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड में इस डायपोल को रखते हो, तो इस पे जो फोर्स लगता है डायपोल पे, यहाँ पे तो हमने ले दिया कि ये तो फोर्स था, इक्विलिब्रियम फोर्स था। यहाँ पे एक्चुअली में वहां पे टॉर्क अप्लाई होगा। क्या? टॉर्क, जिसको हम बोलते हैं रोटेशनल फोर्स, ठीक है। तो टॉर्क के लिए बेटा हमने क्या लिखा था? तो टाउ इज इक्वल टू R क्रॉस F, वेक्टर सिंबल में से लिखते थे ना, क्लियर? R क्रॉस F, चैप्टर नंबर 7 11 साइंस। क्लियर? चलो, तो टॉर्क अगर इसका मैग्नीट्यूड लो आप
तो ऐसे लिखना पड़ेगा RF sin थीटा, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस है, क्रॉस निकालो तो क्या होगा, ऑलवेज कौन सा होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sin थीटा होता है। चलो r मतलब डिस्टेंस। अभी हमें पता है ये जो डायग्राम है उसमें ये दोनों जो फोर्स अप्लाई हो रहे हैं उसमें डायपोल में ये दोनों के बीच का डिस्टेंस ऑलवेज कितना होता है, 2a जितना होता है। चलो ये हो गया 2a डिस्टेंस हो गया f। तो फोर्स यहाँ पे जो फोर्स हमने लिया ना वो है मैग्नीट्यूड। क्या लिया है, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड करोगे तो प्लस और ये माइनस भी क्या हो जाएगा, प्लस। तो दोनों में से कोई भी एक फोर्स को अज्यूम करो तो 2e इनटू क्या हो गया है, sin। आ रहा है कि नहीं समझ में? तो 2aq e इनटू sin। क्लियर? चलो ये हो गया अपना p। आगे की थ्योरी याद है ना, p = 2a था, तो ये हो गया pe sin थीटा। क्या हो गया, pe sin थीटा। ये टॉर्क का मैग्नीट्यूड आ है। तो अगर फिर से इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, इसको वेक्टर सिंबल कर दो, यहाँ पे क्रॉस कर दो, ये हो गया p क्रॉस e। एक न्यू रिलेशन आया जिसमें a है उसको बोलते हैं टॉर्क टर्म। क्लियर? यहाँ पे जो p है उसको बेटा क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो फॉर्मूला है वो बोलेंगे। एंड थर्ड वन इज व्हाट, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। The relation between the electric dipole and external electric field is what, torque term is equal to p cross e। चलो नेक्स्ट, इस थ्योरी में हमें दो केस लेने हैं। केस नंबर फर्स्ट, इफ p vector and e vector are parallel to each other। अगर p और e एक दूसरे से पैरेलल है तो कैसे डायग्राम ड्रॉ करते हैं, अगेन माइनस q यहाँ पे ड्रॉ करो, यहाँ पे हो गया अपना प्लस q। चलो ये दोनों के बीच का तो डिस्टेंस फिक्स ही होता है ना। चलो इसकी डायरेक्शन तो फिक्स ही होती है, माइनस से प्लस मतलब ये p हो गया, माइनस से प्लस की डायरेक्शन मतलब ये p हो गया। चलो e का सिंबल यहाँ पे लेते हैं, एक्सटर्नल फील्ड ऐसे है तो दोनों पैरेलल हो गए कि नहीं, p और e। अभी यहाँ पे जो फोर्स अप्लाई होगा ना माइनस q पे वैसा होगा इसकी डायरेक्शन में, ये इससे ऑपोजिट डायरेक्शन होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो ये भी इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है कि नहीं, तो यहाँ पे भी ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ पे लिख सकते हैं फोर्स ऑन माइनस q, यहाँ पे लिख सकते हैं फोर्स ऑन प्लस q। आए कि नहीं समझ में? अभी देखो p और e तो एक दूसरे में कैसे है, पैरेलल, तो दोनों के बीच में कोई भी एंगल फॉर्म नहीं हो रहा है। तो टॉप टाउ का मैग्नीट्यूड ले तो मैग्नीट्यूड में हम क्या लिखते हैं, pe sin थीटा। क्या लिखते हैं, p sin थीटा। अभी थीटा तो क्या है, इसमें 0 है, तो pe sin 0 और ये क्या बन जाएगा 0। तो टोटल टॉर्क which is applied on the p and e is always 0। क्लियर? ओके चलो नेक्स्ट वन, केस नंबर सेकंड, इफ p and e are anti-parallel, चलो अभी डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे, तो फिर से माइनस q लिया, यहाँ पे प्लस q लिया, इसको इसके साथ पूरा कंप्लीट। फिर से देखो ये वाली जो डायरेक्शन है वो तो फिक्स ही रहेगी ना बेटा, p की डायरेक्शन, क्योंकि वो तो माइनस से ऑलवेज प्लस तक की होती है। अभी किसकी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी हमें, e की डायरेक्शन, क्योंकि एंटी पैरेलल है ना दोनों। ऐसा समझ में, एंटी पैरेलल है तो एंटी पैरेलल में ऐसा होगा पूरा। चलो अभी दोनों
फोर्स की डायरेक्शन भी क्या करनी पड़ेगी, चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि फील्ड हमने चेंज कर दिया है। तो यहाँ पे लिखो ना फोर्स ऑन चार्ज माइनस क्यू, यहाँ पे क्या लिखेंगे फोर्स ऑन चार्ज प्लस क्यू। तो टॉप टाउ का फॉर्मूला क्या बनेगा, तो अगेन p sin थीटा, चलो p sin थीटा मतलब कितना होता है 180 होगा। देखो एक इस साइड पे जा रहा है और एक इस साइड पे जा रहा है, अभी दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ 180 का एंगल हुआ। sin 180 भी 0, तो इसमें भी टॉर्क कितना होगा 0 होगा। तो एक कंक्लूजन आया और एक रूल भी बनाया इसमें से। अगर मान लो P और E एक दूसरे से पैरेलल या तो एंटी पैरेलल है, तो टॉर्क अप्लाइड ऑन दिस सिस्टम इज ऑलवेज 0। तो जी नीट और बुस्केट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर? चलो चलो इसके साथ और एक जी नीट बुस्केट का भी टॉपिक ले लेते हैं। जी नीट और बुस्केट, क्लियर? चलो अभी हमारे पास मेरा फॉर्मूला क्या आया, टॉप टाउ इज इक्वल टू P क्रॉस E। ठीक है, तो P वेक्टर है मान लो, तो P वेक्टर के लिए क्वेश्चन ऐसा दिया है 2i कैप प्लस j कैप माइनस 3 कैप, और E वेक्टर है उसके लिए फॉर्मूला कुछ ऐसा है, सॉरी वेक्टर ऐसा दिया हुआ है प्लस 5 कैप। ठीक है, तो आपको टॉर्क टाउ का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो कैसे निकालते थे हम, ऐसे डिटरमिनेंट लेते थे ij का। चलो पहले p है तो p का कोएफिशिएंट लो तो 2 होगा, इसका कोएफिशिएंट 1 है तो इसका कोएफिशिएंट कितना है -2। यहाँ पे 1 है, इसका कोएफिशिएंट -2 है, यहाँ का कोएफिशिएंट कितना है 5। कैसे सॉल्व करते थे, i कैप लेते थे, पहले दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो 5, माइनस तो होता ही है इसमें, 2 और 3 का मल्टीप्लिकेशन माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये 6 हो गया। ये तो किसका माइनस है, फॉर्मूला का माइनस है, बीच में j वाला ऑलरेडी याद है कि नहीं माइनस लेते थे, इसको और इसको हम प्रेस कर देते थे, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो कितना बन जाएगा 10 और 3 बन जा 3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस के साथ क्या लेते हैं इसका मल्टीप्लिकेशन -4 और ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन -1। चलो ये कितना हो गया -i कैप हो गया, -13 j कैप हो गया और -5 k कैप हो गया। आया समझ में कि नहीं? अभी उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड में क्या लेते थे अंडर रूट ऑफ फर्स्ट का स्क्वायर, मतलब -1 का स्क्वायर, ये -13 का स्क्वायर और -5 का स्क्वायर। चलो -1 का स्क्वायर क्या हो गया 1, ये कितना आया 169, ये कितना बना 25। ठीक है, चलो तीनों का सम करो 169 25 और 1, ये कितना हुआ 14, 14 ये 15, 15 1 819 195, 195 के एलसीएम में करोगे, ठीक है, उसका जो भी आंसर होगा वो आपका राइट आंसर होगा। आया कि नहीं समझ में? ऐसे तो ऐसे मतलब दो वेक्टर आपको देके कोई भी जी नीट बुस्केट में ऐसा क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। आया कि नहीं समझ में? क्लियर? ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, टॉप टाउ इज इक्वल टू P क्रॉस E। थैंक यू वेरी मच।